वेलकम एवरीवन। मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आज मैं आप लोगों को पहला जो चैप्टर है आपके इंग्लिश का 12th क्लास इंग्लिश का जो बुक का पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बारे में कुछ ऐसी बातों को मैं जिक्र करूंगा, मैं डिस्कस करूंगा जो आपको आपके क्वेश्चन बनाने में या फिर आपको ऑब्जेक्टिव्स कवर करने में, एक्सप्लेनेशन में काफी हद तक हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि आखिर क्या क्या है इस चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो आपका चैप्टर है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखित है और ये एक एसे के फॉर्म में है। आप देख रहे हैं कि यह एक एसे के फॉर्म में है। उनके द्वारा एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंडियन सिविलाइजेशन को और वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को दिखाने का कोशिश किया गया है, कंपेयर करने का कोशिश किया गया है कि आखिर दोनों सभ्यता में कौन सा सभ्यता अच्छा है, कौन सा खराब है, या फिर दोनों अपने अपने स्तर से सही है। तो इसी चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे। आप लोग को पता है कि जिस तरह से वेस्टर्न कल्चर में हम लोग जानते हैं कि वो किस तरह की सभ्यता है, हमारी सभ्यता किस तरह की है। उन्होंने बताया है कि हमारी जो सभ्यता है ना वो इमूवेबल है, वो ज्यादा अभी तक इतना दिन से चल रहा है, लेकिन दुनिया में एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो अभी तक स्थिर है। लोगों के साथ समय बीतता गया, बदलता गया, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, वो अभी तक हम लोगों के साथ बरकरार है। तो उसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जैसे इंडियन सिविलाइजेशन की बात करें तो ये मोरालिटी को बढ़ावा देती है। वेस्टर्न कल्चर जो है उसके विपरीत इमोरलिटी को बढ़ावा देती है। हमारी जो सभ्यता है वो भगवान पर, गॉड पर बिलीव करती है, जबकि वेस्टर्न जो है वो कंप्लीटली गॉडलेस है, वो मटेरियल पर डिपेंड है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें, गांधी जी इस चैप्टर में ये बताने की कोशिश किए हैं कि अपने अपने स्तर से, अपने अपने लिहाज से, अपने सर्कमस्टांसेस के आधार पर अगर बात करें तो सभी सभ्यता, दुनिया में जिस तरह की भी सभ्यता है वो सही है, बस सबका अपना अपना दायरा है। वो एक विनती कर रहे हैं, वो लोगों को कह रहे हैं कि बस हम लोगों को अपनी सभ्यता संस्कृति को बरकरार रखना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सभ्यता है हम ही इस पर फोकस ना करें तो फिर इसको कौन देखने वाला होगा। तो चलिए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या मेन कुछ पॉइंट्स होगा जो आप लोगों को काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी के द्वारा लिखित है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और 30 जनवरी 1948 को वो उनकी हत्या कर दी गई नाथूराम गॉडसे नामक आदमी के द्वारा। वो हमारे देश में फादर ऑफ नेशन के नाम से, यानी राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। वो बापू के नाम से भी लोकप्रिय है और वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, एक धार्मिक नेता है। पॉलिटिशियन की अगर बात करें हम लोग, पॉलिटिशियन की तुलना में एक धार्मिक नेता वो ज्यादा हैं। अगर उनके हथियार की बात करें तो उनका जो चीफ वेपन्स है, मेन हथियार है, वो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस है, जिनके बल पर वो इस पूरी दुनिया में अपना एक अलग सा पहचान बना लिए। उसके बाद अगर हम लोग उनके वर्क्स की बात करें, उनके द्वारा जो कुछ कुछ किताबें लिखी गई, उनमें सबसे महत्वपूर्ण किताब है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो उनका ऑटोबायोग्राफी है। पूछ देगा कि उनकी किताब का नाम क्या है, तो माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ उनके किताब का नाम है जो उनके द्वारा लिखित है। उसके बाद यंग इंडिया का भी उन्होंने संपादन किया, ये एक जर्नल था, पत्रिका थी, और इनका भी संपादन उन्होंने किया था। इसके अलावा हरिजन आदि का भी उन्होंने संपादन किया था। अगर बात करें तो 1915 से लेकर के 1948 तक वो पूरी तरह से भारतीय राजनीति में समर्पित रहे। 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय राजनीति में वो पूरी समर्पित रहे। चंपारण भी आए। उसके बाद कई तरह के भारत में मूवमेंट, जैसे कि स्वतंत्रता से संबंधित जितना भी मूवमेंट था, असहयोग आंदोलन था या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में था। उसके बाद असहयोग आंदोलन है या फिर स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन है। इस तरह से वो काफी हद तक भारत को आजाद करने में उनकी जो भूमिका है वो बिल्कुल ही भूला नहीं जा सकता है। तो चलिए चैप्टर्स में क्या क्या है, अगर हम लोग कुछ बात करें की पॉइंट्स टू रिमेंबर,
कि क्या क्या कुछ बात है जो हम लोगों को याद रखना है इस चैप्टर का। तो चलिए देखते हैं। एक वर्ड आया है फारस। यहां पर बहुत सारे सभ्यता की तुलना की गई और कही गई है कि दुनिया में कोई भी सभ्यता आज तक ऐसा नहीं बना जो भारतीय सभ्यता के साथ कदम से कदम मिला के चल सके, टिका रह सके। फारस, यहां पर अगर बात की जाए तो इजिप्ट एक देश है जहां के रूलर्स हुआ करते थे, उनकी अपनी शक्ति हुआ करती थी, वो खत्म हो गया। पूछ देगा कि फारस कहां के शासक थे, तो यहां पर हो जाएगा इजिप्ट। अगर पूछेगा फारस कहां से संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजिप्ट। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। एक वर्ड है गिब्बोन। गिब्बोन इटली से संबंधित है। किससे, इटली से। गिब्बोन जो है वो इटली से रिलेटेड है। पूछ देगा गिब्बोन इज एसोसिएटेड विथ या रिलेटेड विथ, तो हो जाएगा क्या, इटली। अब देखिए, अब क्या है, एक वर्ड आ रहा है इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब होता है स्थिर। तो भारत की जो सभ्यता है वो इमूवेबल है। पूछता है कि भारत की सभ्यता संस्कृति कैसी है, मूवेबल है या फिर इमूवेबल है, तो क्या लिखिएगा, इमूवेबल। उसके बाद देखिए क्या है, ग्रीस। ग्रीस से जो है और रोम से, ये दोनों का चर्चा हुआ है। कह रहा है कि आज क्या वो ग्रीस बचा हुआ है, आज वो रोम बचा हुआ है। जो एक समय था जब ग्रीस की सभ्यता की, रोमन सभ्यता की पूरा दुनिया में बोलबाला हुआ करता था, क्या वो है, नहीं है। और इसी से यूरोपियन लोग, वेस्टर्न कल्चर के लोग बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत कुछ सीखने का कोशिश किए हैं कि वो गलती जो ग्रीस और रोम ने किया हमें नहीं करना है, हमें उन गलतियों से बचना है। उसके बाद देखिए, माइंड और बर्ड का एक बात आया। गांधी जी कहते हैं कि माइंड जो है ना वो रेस्टलेस बर्ड के तरह है। क्या है, रेस्टलेस बर्ड के तरह है। ये बेचैन रहता है, शांत नहीं होता है, कभी शांत नहीं होता है। हमारे माइंड को जितना कुछ मिलते जाता है ना, इसकी डिमांड और बढ़ते चली जाती है। तो माइंड जो है रेस्टलेस बर्ड के तरह है और ये जो है ना कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। अगर आज आपके पास साइकिल है तो आपकी मोटरसाइकिल की इच्छा होगी, मोटरसाइकिल मिल जाएगा, कार की इच्छा होने लगेगी, तो ये बढ़ता चला जाता है। और माइंड एक रेस्टलेस बर्ड के तरह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्ट से चर्चा हुआ है। हम लोग किससे तुलना कर रहे हैं, तो वेस्ट से तुलना कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर से तुलना कर रहे हैं, यूरोपियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर इसमें दो बात आता है, प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार। आप लोग जानते हैं कि ये बेस है किसका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। और अगर मोटो की बात करेगा तो वेस्टर्न फिलोसोफर का ये मोटो है। यानी वेस्टर्न फिलोसोफर भी ये बात मानते हैं कि सादा जीवन उच्च विचार, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। चलिए उसके बाद देखते हैं, एटीक सिविलाइजेशन की चर्चा हुई है। एटीक सिविलाइजेशन की चर्चा हुई है। एटीक सिविलाइजेशन कहां की है, तो एटीक सिविलाइजेशन ग्रीस की है। कहां की है, ग्रीस की, याद रखिएगा। उसका भी खत्म हो गया, बर्बाद हो गया सारा कंडीशन। उसके बाद आ जाइए, मोरल बिंग। हमारी जो सभ्यता संस्कृति है ना, वह क्या करती है, तो नैतिक स्तर को, नैतिक बातों को बढ़ावा देती है, उसको ऊपर उठाती है, नैतिकता को बढ़ाती है। इसलिए पूछ देगा इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स, तो क्या हो जाएगा, मोरल बिंग। उसके बाद है गुड कंडक्ट। यहां पर सिविलाइजेशन का अगर अर्थ पूछने का बात करेगा तो गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पूछ देगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, कि गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट। वैसे अगर सिविलाइजेशन का क्वेश्चन पूछेगा कि सिविलाइजेशन वैसे क्या है, तो यह हम लोगों के वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शंस पर, वॉलंटरी जो वांट्स है ना उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, प्रतिबंध लगाता है। उसके बाद देखिए क्या, सीड। चर्चा हुआ है सीड का, कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बीज बोया गया ना सभ्यता संस्कृति का, वैसा बीज आज तक दुनिया में कहीं बोया ही नहीं गया है, वो बीज आज तक कहीं मिला ही नहीं। तो पूछा जाएगा कि हम सीड का क्या चर्चा हुआ है, तो एंसेस्टर्स के द्वारा एक ऐसा बीज को बोया गया है ना जो दुनिया में कहीं और है ही नहीं। अगला, होम रूल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफी बार पूछा गया है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे ना, वो होम रूल को एंजॉय करते थे। वो लोग कोर्ट नहीं जाते थे, कचहरी नहीं जाते थे। उस जमाने में भी लॉयर हुआ करता था, कोर्ट हुआ करता था। लेकिन आज जैसा जो कंडीशन है कि लोग को लोगों से
जो तालमेल नहीं है, व्यवस्था नहीं है, सभी अस्त व्यस्त हो गए हैं, वो कंडीशन नहीं था। लोग एग्रीकल्चरल रूल अपनाते थे, खेती बाड़ी करते थे, मस्ती भरा जिंदगी जीते थे, और अगर कभी कुछ झगड़ा विवाद ये सब हो भी जाता था तो खुद घर में ही सलट लेते थे, उसको सॉल्व कर लेते थे। इसलिए वो लोग होम रूल एंजॉय करते थे। उसके बाद देखिए मटेरियल, मटेरियल का अगर बात किया जाएगा तो वेस्टर्न कल्चर जो है ना वो बिल्कुल मटेरियल पर टिका हुआ है, मटेरियल पर डिपेंड है, मटेरियलिस्टिक है एकदम। मटेरियल के अलावा उस सभ्यता में कुछ भी नहीं है। और एक बात दुनिया में सबसे बड़ी बात है, इसलिए उस सभ्यता का अब क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन कहा जाता है कि हमारी जो सभ्यता है ना वो आत्मा से जुड़ी हुई सभ्यता है, वो सॉल पर डिपेंड करता है। हमारा जो एक सिस्टम है, हमारा जो डिवोशन है उसके प्रति ना, वो एक बेहतरीन चीज है। और मटेरियल की अगर बात करते हैं हम लोग तो ये तो खराब होने वाला चीज है ना। जो चीज दुनिया में बना है, जो चीज दुनिया में पैदा हुआ है, जो चीज दुनिया में आया वो जाएगा। जो मटेरियल है तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी सभ्यता है वह क्या है, हमारे मानसिक रूप से, हमारे आत्मा से जुड़ी हुई चीज है। इसको कोई आज तक पैदा होती देखा ही नहीं कि ये सभ्यता कब से चली आ रही है। तो जो कभी पैदा ही नहीं हुआ वो मरने वाला भी नहीं है। अगला आ रहा है बात स्नेयर का। स्नेयर से रिलेटेड वर्ड है कि हमारे जो पूर्वज थे ना उन्हें गांव में ही रहना ज्यादा अच्छा लगता था। वो विलेज लाइफ को प्रेफर करते थे, क्योंकि गांव से ज्यादा स्थिति खराब शहरों में था। गांव में वो लोग सुखी पूर्वक रह लेते थे। वो समझते थे अगर शहर जाएंगे ना तो वहां एक स्नेयर यानी हम लोग फंस जाएंगे, ट्रैप्ड हो जाएंगे। वहां के वातावरण में वो लोग काफी कुछ गलत चीजों को दिखाया है कि वहां पर चोरों का समूह होता था, गैंग्स होता था, रॉबर्स का, प्रोस्टिट्यूशंस होते हैं वहां पर, जो अमीर लोग होते हैं गरीबों को खूब लूटते हैं। ये सब बातों की चर्चा हुई है। उसके बाद आगे देखते हैं पथ ऑफ ड्यूटी। ये क्या है, सिविलाइजेशन का काम क्या है, सिविलाइजेशन लोगों को क्या सिखाता है। तो हम लोगों को सिविलाइजेशन सिखाता है हमारा पथ ऑफ ड्यूटी, हम लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, ये कौन सिखाता है, सिविलाइजेशन। तो पूछ देगा सिविलाइजेशन टीच अस, क्या हो जाएगा, आवर पथ ऑफ ड्यूटी, या पॉइंट्स आउट टू आवर पथ ऑफ ड्यूटी। उसके बाद देखिए लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन का चर्चा हुआ है। या हमारी जो सभ्यता है वो लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन से भी जुड़ी हुई है। तो चलिए ये सब कुछ बातें थी, इसमें और भी कुछ बात है, आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। और मैंने उन सब टर्म को, उन सब बातों को इसमें लेने का जिक्र किया, मैंने देखा और आप लोगों के सामने रखा, जो मुझे लगा कि ये सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में हो या फिर अदर तरीके से भी आप लोग को मदद कर सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। तो बस आप लोग इसको देखिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए और इस चैप्टर के अगर पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसका समरी मैं किसी अगले वीडियो में करवा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।